Order 22, Rule 10. Procedure in case of assignment before final order in suit. This is head note. In other cases of an assignment, pause for a moment here. What this signifies? In other cases of an assignment. इन अदर केसेज, इसका मतलब है कि फोरगोइंग पैराग्राफ्स में कोई केसेस का डिस्कशन हो चुका है। तो 10 के पहले तक जो डिस्कशन है ऑर्डर 22 में, वो डिस्कशन है कि जब प्लेंटिफ मरेगा तब उसका सब्स्टिट्यूशन किस रूल में होगा, जब डिफेंडेंट मरेगा तो उसका सब्स्टिट्यूशन किस रूल में होगा, सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब राइट टू सू सर्वाइव करेगा, अगर विधि टाइम प्रेस्क्राइब अंडर द लॉ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी कि अबेटमेंट हो जाएगा। अगर अबेटमेंट हो गया तो क्या होगा, तो सेटिंग असाइड का प्रोविज़न है ऑर्डर 22 रूल 9 में, तो सेटिंग असाइड के लिए प्रेयर करेगा, कोर्ट सेटिंग असाइड कर सकता है। ये सब फोरगोइंग क्लाउजेज जो है ऑर्डर 22 रूल 1 से लेकर रूल 9 तक के दिया हुआ है। 10 उसके बाद आता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इन अदर केसेज ऑफ। उसके अतिरिक्त कौन सा केस होता है, एन असाइनमेंट, क्रिएशन और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। द सूट मे बाय लीव ऑफ द कोर्ट बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द पर्सन टू और अपॉन whom such interest has come or devolved। ये समझ गए आप लोग? एक बार हम पढ़ दिए तो आप लोग समझ गए कि कोई कंफ्यूजन है तो हम एक्सप्लेन करेंगे। माइक उन लोग को दीजिए, कोई बोलेगा तो ठीक है तो क्यों नहीं? अगर रूल 1 से लेकर 9 के प्रोसीजर के अतिरिक्त कोई असाइनमेंट हुआ, असाइनमेंट तो समझते हैं, असाइनमेंट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन सम प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन इन फेवर ऑफ अदर पर्सन। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए असाइन किया जाता है। या क्रिएशन और डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, तो जितना ट्रांसफर इंटरवाइवस होता है, ट्रांसफर इंटरवाइवस का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर बाय ए लिविंग पर्सन इन फेवर ऑफ अदर लिविंग पर्सन। तो ट्रांसफर कितना तरह का होता है, टीपीए में आप लोग पढ़ोगे, सेल है, गिफ्ट है, लीज है, मॉर्गेज है, एक्सचेंज है, ये सब ट्रांसफर है। तो इस डिवाइस से अगर कोई ट्रांसफर हुआ हो, या डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो 2 तरह का होता है हिंदू लॉ में, सर्वाइवरशिप और इनहेरिटेंस। सर्वाइवरशिप कब होता है आप लोग जानते हैं, जब कोई फीमेल मेंबर क्लास 1 मेंबर नहीं रहेगी कोपार्टनरशिप फैमिली में, तो जो रिमेनिंग कोपार्टनर है उनको बाय वे ऑफ सर्वाइवरशिप चला जाएगा प्रॉपर्टी। तो ये भी डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अगर आप आफ्टर 1956 एक्ट डेथ हुआ है और सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा, तो सक्सेशन एक्ट में क्लास 1 एयर को मिलेगा, तो उसको कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस और सक्सेसर। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवर एंड सक्सेसर। तो ये डिवोल्यूशन, क्रिएशन और डिवोल्यूशन, द डिवोल्यूशन इज ए बिगर टर्म और क्रिएशन इज ऑल्सो ए बिगर टर्म। यहाँ पर नहीं लिखा बाई ट्रांसफर। तो एनी हाउ किसी भी तरह से अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया हो या इंटरेस्ट डिवॉल्व करता हो या असाइन किया गया होगा, और कब, जब सूट या अपील पेंडिंग हो, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। अब उदाहरण से समझिए कि ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है, सूट पेंडिंग है, ए ने सूट प्रॉपर्टी को बी को गिफ्ट कर दिया, ये बी तो पार्टी है, सी को गिफ्ट कर दिया, तो इसको बोलेंगे क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट बाई ए इन फेवर ऑफ सी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ। तब उसको क्या ड्यूटी है सी का, सी जिसको कि गिफ्ट से सूट लैंड मिल गया, वो पार्टी बनने के लिए दरखास्त दे सकता है कि प्लेंटिफ की जगह पर हमको पार्टी बना दिया जाए। 2 तरह से हो सकता है, प्लेंटिफ का नाम काट करके हमको जोड़ दिया जाए, या ये हो सकता है हमको को प्लेंटिफ बना दिया जाए। ये दोनों नहीं भी हो सकता है, तब ऑर्डर 20 रूल 10 में
नाम प्लेंटिफ का ही रहेगा, यानी कि ए का ही रहेगा। सी एक एप्लीकेशन देगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लीव अंडर रूल 10, कि हमको प्लेंटिफ के बिहाफ में कंटेस्ट करने का अनुमति दिया जाए। तो प्लेंटिफ का नाम वही रहेगा, डिक्री होगी तो डिक्री में उसी का नाम रहेगा, जिसको इंटरेस्ट आया उसका नाम नहीं आएगा, वो डिस्कशन में आएगा। लीव ग्रांट हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड सो एंड सो लीव वाज ग्रांटेड। इसीलिए एक प्रिंसिपल इवॉल्व किया है। बहुत बार आता है, आप लोग के पास भी केसेज आएगा, वकील लोग भी आर्गुमेंट करते हैं कि प्लेंटिफ ने तो अपना सारा सूट लैंड बेच दिया, अब इनको क्या राइट है कंटेस्ट करने का। दिस इज नॉट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ। यस, ऑर्डर 22 रूल 10 भी इसको इंगित करता है, और इसी आधार पर प्रिंसिपल जो इवॉल्व किया राइट फ्रॉम प्रिवी काउंसिल टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का है ही है कि एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग और अपील who has parted with that property which is in dispute by any device has authority and jurisdiction to contest the suit till its logical end। ये प्रिंसिपल दिमाग में रखिए। हम इसको हिंदी में रिपीट कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक है और उसी संपत्ति के लिए कोई मुकदमा टाइटल चल रहा है या अपील चल रहा है, और इस दौरान उसने उस संपत्ति को बेच दिया, तो भी उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि मुकदमा कंटेस्ट करे और अपने पक्ष में फैसला हासिल करे। यह नहीं कहा जा सकता है कि आपने बेच दिया तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया। सूट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन which has arisen on the date of the institution of the suit। ये हुआ बेसिक एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सूट। उस दिन की क्या स्थिति थी, लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट का भी मटेरियल रोल है जो कि कोर्ट को नोटिस लेना है। द कोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट विच हैज गॉट मटेरियल बियरिंग ऑन द फेट ऑफ द सूट और रिजल्ट ऑफ द सूट। इसको भी ध्यान रखना। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, एक ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। ए इज ए प्लेंटिफ एंड लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बी इज ए टेनेंट हु इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ए हैज फाइल्ड ए सूट फॉर एविक्शन फॉर पर्सनल नेसेसिटी that his son is unemployed, he wants to engage him in some business in that shop or building. Suppose son C during the pendency of suit died. This is a subsequent event. It means the necessity for which the claim was made no longer exists so long as the son has become dead. The court can take subsequent notice of this subsequent event and none suited the plaintiff on this ground. ऐसा बहुत सा उदाहरण हो सकता है। या उसका बेटा मर नहीं गया, उसको नौकरी लग गई, बाहर चला गया नौकरी में, तो वो ग्राउंड उसका खत्म हो गया। तब जहां पर जनरल प्रिंसिपल हुआ कि काउज ऑफ एक्शन जिस दिन हुआ ऑन द डेट ऑफ द सूट, वो तो ध्यान में रखना है, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंस ऑफ सूट जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए और उस सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मटेरियल इम्पैक्ट अगर आ रहा है ओरिजिनल काउज ऑफ एक्शन के ऊपर, तो वो भी कोर्ट को देखना है। एकदम ऐड किया जा सकता। हाँ रहे नहीं, काटा भी जा सकता अगर टोटल प्रॉपर्टी बेच दिया। अब माइक लेके बोलिएगा तो सब नहीं रखिए, इसलिए कि सब लोग सुनेगा प्रॉब्लम। हाँ ट्रांसफर ही आता होता है कि प्लेंटिफ ने अपना टोटल शेयर हमको ट्रांसफर कर दिया, इसलिए हमको जो है एज ए को प्लेंटिफ जोड़ दिया। मेरा क्वेश्चन है क्या ओरिजिनल प्लेंटिफ का नाम वहाँ डिलीट हो जाएगा? डिलीट भी हो सकता है, डिलीट करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहता प्रेयर करता तो वो उसके बाद वो हो गया डोमिनस लेटिस। नहीं पूछे हुए सवाल की प्लेंटिफ बनने के लिए वो आया तो उसी के आधार पर आए तो वो एप्लीकेशन देगा ना। जब वो एडिशन ऑफ पार्टी के लिए एप्लीकेशन देगा तो प्लेंटिफ के लॉयर को भी कॉपी देगा, डिफेंडेंट को भी कॉपी देगा। अगर प्लेंटिफ एग्री है तो हो सकता है।
प्लेंटिफ ऑब्जेक्ट करता है तो उसका ऑब्जेक्शन क्या है, रीजनेबल है कि नहीं है, क्या है। अब डिफेंडेंट कह रहा है कि हम खरीद लिए पूरा, हो सकता है कहे कि नहीं हम पूरा नहीं बेचे हैं, हो सकता है कि उस सेल का ही डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए, हार्ड एंड जैकेट फॉर्मूला नहीं है, दोनों स्थिति हो सकती है, नाम कट भी सकता है, नाम को प्लेंटिफ के रूप में जोड़ा भी जा सकता है। अगर दोनों में क्लैश इंटरसी होगा तो नहीं जोड़ा जाएगा, ये जान लीजिए। तीसरा प्रिंसिपल, प्लेंटिफ कह रहा है कुछ और जो प्लेंटिफ से ही डिराइव कर रहा है एलिजिबली की इंटरेस्ट, लेकिन दोनों में विरोधाभास है, तो इट अमाउंट्स टू क्लैश इंटरसी बिटवीन द प्लेंटिफ विच कैनॉट बी डिसाइडेड इन ए नॉर्मल सूट, देन पार्टीशन एडिशन शुड नॉट बी अलाउड। इवन ये प्रिंसिपल ट्रांसपोजिशन भी, हाँ, तो वैसे कैसे जोड़ा जाए? अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है उसको बेच ही दिया है, तो बेसिक प्रिंसिपल आप समझ के, अगर जो प्रॉपर्टी है सब प्लेंटिफ बेच दिया तो उसको नॉर्मली कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, नॉर्मली कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वो नहीं लड़ेगा, छोड़ देगा, केस एबंडन कर देगा। तो जो परचेजर है उसको, तो परचेजर को राइट है कि हम अपना इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। लेकिन अब आइए, लॉ का बहुत बड़ा जंगल है। एक प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, सेलर का क्या लायबिलिटी है? बेच दिया तो सेलर का क्या लायबिलिटी? सेलर सेट बायर्स की लायबिलिटी भी सेक्शन 55 में लिखा हुआ है, उसको अपने टाइटल को प्रोटेक्ट करने की उसकी लायबिलिटी है। तो टिल लॉज और वो, और आपको ये बताया सेक्शन 21 लिमिटेशन एक्ट, दोनों को मिला के अगर पढ़िए तो इसीलिए ये प्रिंसिपल इवॉल्व हो गया कि जो सूट फाइल करता है, इवन इफ ही हैज डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, टोटल बेच दिया तो भी उसको लास्ट तक लड़ने का अधिकार है और अपना टाइटल को डिफेंड करने का अधिकार है, और अपने वेंडी के टाइटल एंड पोजीशन को प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने का अधिकार है, सारा अधिकार है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन हो सकता है, अगर कोई कॉलूजन में चला जाए, प्लेंटिफ बेच दिया, ऐसा भी केस आ रहा है आजकल, प्लेंटिफ बेच दिया, अब बाद में वो डिफेंडेंट के कॉलूजन में चला गया, सैकड़ों ग्राउंड हो सकता है, हजारों कारण हो सकता है, 2 4 10 तरह का केस हमने देखा है, इससे हमने आइडिया ग्रो किया। बेच दिया, उधर कॉलूजन में चलेगा, तो उस पर भी है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जहाँ पर कॉलूजन एंड फ्रॉड का क्वेश्चन होता है, वहाँ पर तो एडिशन ऑफ पार्टी और ज़रूरी हो जाता है। जैसे बेच दिया, पैसा ले लिया और उसको डिफ्रॉड करने का इंटेंशन है प्लेंटिफ को, और डिफेंडेंट से मिल गया, उससे भी तैयारी कर रहा है या उससे भी कुछ पैसा ले लिया, तो कैसे पता है? तो ये जो पार्टी आएगा कोर्ट में वो बताएगा कि हमारे साथ ही धोखा कर रहा है। जहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं है, कोई इवन ये फ्रॉड एंड कॉल्यूजन सब्स्टिट्यूशन में भी माने रखता है, वहाँ पर आप जानते हैं कि नहीं, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो अबेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ फ्रॉड एंड कॉल्यूजन से किसी को छोड़ दिया गया, 4 एयर है, 4 एयर में से एक को छोड़ दिया गया, 3 को पार्टी बना दिया गया, तो एक प्रिंसिपल है कि स्टेट ऑफ डिसीज इज रिप्रेजेंटेड, तो कोई अबेटमेंट नहीं होता। चारों को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है अगर स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन फिर उसका अपवाद है कि जिसको छोड़ दिया गया, अगर वो ये कहता है कि जिसको पार्टी बनाया प्लेंटिफ ने, वो 3 एयर और प्लेंटिफ दोनों में कॉलूजन था, और हमारे शेयर को हड़पने के लिए फ्रॉडेंटली हमको ओमिट करके हमको पार्टी नहीं बनाया, तो वहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं हो, या वहाँ पर अबेटमेंट, उसके अगेंस्ट में अबेटमेंट हो जाएगा। वो तब ये नहीं चलेगा कि स्टेट इज रिप्रेजेंटेड। तो ये सिनेरियो बदलते रहता है फैक्ट टू फैक्ट, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल अगर आप जान गए कि अमेंडमेंट का ये प्रिंसिपल है, सब्स्टिट्यूशन का ये प्रिंसिपल है, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो। एडिशन ऑफ पार्टी का प्रिंसिपल है, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ हिज केस। तो बेसिक प्रिंसिपल हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो बेसिक प्रिंसिपल फिर हम रिपीट करते हैं, अमेंडमेंट के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ? एडिशन ऑफ पार्टी भी अमेंडमेंट में हो सकता है, फैक्ट्स भी अमेंड हो सकता है, बॉडी ऑफ प्लेंट में जिसको कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का भी एडिशन हो सकता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में भी एडिशन हो सकता है। तो अमेंडमेंट इतना तरह का हो सकता है। अब कब नहीं होगा, तो उसके लिए है कि अगर रिलीफ जो ऐड किया जा रहा है आज के तारीख में, ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अमेंडमेंट पिटिशन, इफ दैट रिलीफ हैज बिकम टाइम बार्ड, देन इट कैन नॉट बी अलाउड। पार्टी जिसको ऐड कर रहा है
if against that party, if it is supposed that suit is being filed today and that suit is beyond the period of prescribed period of limitation, then it is barred case. Substitution by addition of certain defendants cannot be allowed. फोर दूसरा चीज है, अभी उसमें बाद में आएंगे, वो बता देंगे अभी सब्स्टिट्यूशन का सारा कवर कर देंगे कि मैं सारा सवाल ले लें। हाँ बोलिए, माइक दीजिए तो उधर से पास ऑन कीजिए 1 by 1। आप लोग हैंड टू हैंड दे दीजिए, चला जाएगा। हैंड टू कितना दौड़ेगा, ठीक है, हैंड टू हैंड पास ऑन कर दीजिए। हाँ दीजिए, चलो। हाँ बोलिए। ठीक है, आपके प्रश्न को हम फिर से रिपीट करते हैं ताकि अगर हम नहीं ठीक से समझे हो तो आप ठीक से बताइएगा और सब लोग सुनेंगे। देयर वाज ए सूट फॉर रिडेम्पशन, ठीक, प्लेंटिफ ने सूट फॉर रिडेम्पशन लाया, तो पहले ये बताइए सूट फॉर रिडेम्पशन कौन फाइल कर सकता है? हाँ, मॉर्गेजर लाया तो प्लेंटिफ वही ना हुआ, इसी सवाल है। मॉर्गेजर को सूट फॉर रिडेम्पशन फाइल करने का राइट है, ये तो आप सभी जानते हैं, इट इज ए स्टैट्यूटरी राइट। चूंकि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज दैट कैन बी कंक्लूडेड बाय टू डिवाइस, आइदर एट द इंस्टेंस ऑफ द मॉर्गेजर who is at liberty to file a suit for redemption within the statutory period of limitation, that is 30 years. Similarly, the mortgagee has got right to file a suit for foreclosure if the mortgage is not redeemed within 30 years of the prescribed period of limitation. Then the mortgage can be foreclosed. The both has got option, but there is an exception that usufructuary mortgagee means the person, the mortgagee who is in possession of the immovable property has got no right to file a suit for foreclosure. It is clear, section 67 of the Transfer of Property Act. नोट कर लीजिए, जो usufructuary mortgagee है उसको रिडेम्पशन का सूट फाइल करने का या फॉरक्लोजर का सूट फाइल करने का अधिकार है। इसलिए आप देखिएगा, अगर मॉर्गेज का कोई भी डीड देखिएगा, पढ़िएगा, उर्दू में लिखा रहता है, हिंदी में तो कभी मिलेगा, या मिक्स्ड लैंग्वेज रहेगा, लिखा रहता है इजारा, इजारा उसी को बोलते हैं, रेहन उसी को बोलते हैं, जरपेशगी उसी को बोलते हैं, इजारा, रेहन, जरपेशगी सब उसी को कहते हैं। 5 साल इजारा मयादी 5 साला, माने 5 साल के लिए मॉर्गेज किया, वो ता अदाई जर सबमन, ये सब में लिखा रहेगा। मीन्स क्या हुआ कि 5 साल के लिए हम मॉर्गेज कर रहे हैं, तो 5 साल फिक्स्ड है, तो 5 साल में टैबू है। 5 साल में अगर मॉर्गेजी कहेगा कि आप हमको पैसा दीजिए, तो 5 साल के अंदर वो फोर्स नहीं कर सकता है, चाहे वो सिंपल मॉर्गेज हो या सुपरक्सी मॉर्गेज हो, किसी भी मॉर्गेज हो। 5 साल तक वो पीरियड दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग है। अगर मॉर्गेजर आज मॉर्गेज किया हो, 1 साल के बाद कहता कि नहीं हमारे पास पैसा हो गया ले लीजिए, तो वो फोर्स नहीं कर सकता मॉर्गेजी को, चूंकि 5 ईयर्स फिक्स्ड पीरियड है। ये समझिए, 5 ईयर्स के बाद मॉर्गेजर है जो इंटाइटल हो गया रिडीम करने के लिए, तो जिस दिन से वो इंटाइटल हुआ उस दिन से लिमिटेशन चलेगा 30 ईयर्स। इस बीच में वो कभी भी रिडेम्पशन का सूट फाइल कर सकता है। तो रिडेम्पशन का सूट फाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है आप जानते हैं? आपके केस में क्या हुआ? व्हाट इज द अर्लियर स्टेज बिफोर फाइलिंग द सूट फॉर रिडेम्पशन? माइक से बोलिए। हाँ, सेल नहीं, अब पूछ रहे हैं अभी सूट का, अभी प्रोसीजर समझिए। आप क्लास है सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन उससे रिलेटेड सवाल पूछ दिए तो अभी हम बता देंगे ना। अब तो कहीं से भी कुछ पूछिए सब बता देंगे, लेकिन सवाल है कि
फिर बाद में आपको मॉर्गेज इज ए वेरी डिफिकल्ट एंड सेपरेट मैटर, उसका टीपीए का क्लास होगा तो दिन भर में भी पूरा नहीं होगा, बता सकते हैं। होल डे पढ़ाएंगे तो नहीं पूरा होगा, लेकिन यहीं पर हम जो चीज़ पूछे उसको हम समझा देना चाहते हैं ताकि सब लोग के लिए क्लियर हो। कुछ कुछ केसेज आ रहा है लोअर कोर्ट में, मुंसिफ लेवल में भी आ रहा है छोटा मोटा मॉर्गेज का। पहले तो काफ़ी होता था मॉर्गेज केस हम लोग के ज़माने में, अब तो 1% भी नहीं होता। अब बैंकिंग सुविधा हो गई नहीं, क्योंकि बैंक नहीं था तो प्राइवेट मनी लेंडर्स बहुत थे, तो मनी लेंडर्स एक्ट का केसेज और टीपीए का केसेज मॉर्गेज से संबंधित बहुत होता था। हम लोग अर्ली एज में, मतलब आज से 50 साल पहले बहुत सारे केस किए थे। अब वो सब केस आता नहीं, लेकिन लकली आपके पास है तो अच्छी बात है, सीखने का मौका मिला है। तो मॉर्गेज के बारे में दो चीज़ समझिए कि रिडम्पशन सूट कब आएगा। रिडम्पशन सूट आएगा जो स्टिपुलेटेड पीरियड है वो एक्सपायर कर जाएगा, वहाँ से उसका लिमिटेशन शुरू होगा, और 30 ईयर्स जहाँ एंड करता है इस बीच में वो रिडम्पशन सूट आएगा। रिडम्पशन सूट उसके बीच में नहीं आ सकता। तो मॉर्गेजर को राइट है, स्टैच्यूटरी राइट है टू रिडीम। तो ये राइट जो है ये ट्रांसफरेबल राइट है। तो मान लीजिए ए है जो मॉर्गेजर, उसने सूट फाइल करने के पहले बेच दिया था कि बाद में बेचा था? सूट फाइल करने के लिए बेच दिया, तो वो जो खरीदा वो हो गया मॉर्गेजर, और मॉर्गेजर ने सूट लाया, और फिर जो मॉर्गेजर सूट लाया वो भी बेच दिया, वो भी सेल कर दिया बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, वो रिकॉर्ड पर है, हाँ है। तब जो सेकंड हो गया, तो सेकंड हो गया तो इसको राइट ऑफ रिडम्पशन हो गया, और ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तब वैलिड है कॉम्प्रोमाइज। उसका कोई पार्टी रहे या नहीं रहे, ऑर्डर शीट में ले आएगा, पार्टी का प्रेयर करता है कि उसको डिलीट कर दिया जाए तो डिलीट कर दिया जाएगा। पार्टी बना हुआ है, नहीं आए तो इसका माना है उसको कुछ नहीं कहना है। नहीं आए तो उस डिफेंडेंट है कि प्लेंटिफ है? वो लोग प्लेंटिफ है। ओरिजिनल जो पहले मॉर्गेज किया, अच्छा प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है, ठीक है, वो भी नहीं आया। तो फर्स्ट ट्रांसफरी प्लेंटिफ नंबर 1 है, सेकंड ट्रांसफरी प्लेंटिफ नंबर 2 है। तो आप उसको डिस्कस कर दीजिए, उसका नाम काट दीजिए, उसका नाम काट दीजिए। अब प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है इसलिए उसका दस्तखत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसका भी नाम काट सकते हैं। और जो अभी है और जो डिफेंडेंट है, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कॉम्प्रोमाइज़ में क्या कहता है कि हम पेमेंट ले लिए, तो एस्केपी क्या पहले वो सूट डिग्री हो चुका था, डिग्री फॉर रिडम्पशन वाज पास, अपील वाज प्रेफर्ड, तो डिफेंडेंट ने अपील प्रेफर किया था, तो अपील से सेटिसाइड हो गया। आपका माइक आवाज़ नहीं दे रहा है, स्विच ऑन कीजिए। तो क्या माने आइडेंटिटी का डिस्प्यूट था? तो सिर्फ आइडेंटिटी के ग्राउंड पर हुआ। तो मॉर्गेज डीड में जो आइडेंटिटी दिया हुआ था वो आइडेंटिटी प्लेंट में नहीं था, डीड में भी नहीं था, प्लेंट में भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, अपलेट कोर्ट का हो गया तो आपके ऊपर बाइंडिंग है, और अपलेट ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई फिर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो योर प्रॉब्लम इज वेदर कंप्रोमाइज शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट इन दिस सिनेरियो। तो आप समझ गए पोजीशन। पहला जो ओरिजिनल मॉर्गेजर था उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन को, तो वो प्लेंटिफ बना, और प्लेंटिफ ने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट कर दिया दूसरे प्लेंटिफ को, जो प्लेंटिफ नंबर 2 है। और ओरिजिनल जो मॉर्गेजर था वो आपके यहाँ परफॉर्मा डिफेंडेंट है। एसकेपीसी का ऑर्डर डायरेक्शन जो हुआ वो आप कंप्लायंस करा दिए कि उसको अभी लोग वेव कर रहा है, बाय कंप्रोमाइज में ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ तो सिर्फ अच्छा, ये मॉर्गेज क्या था, ये सुफ्रक्ची मॉर्गेज था या सिंपल मॉर्गेज? सिंपल मॉर्गेज था, एसकेपीसी का क्यों जरूरत पड़ा? देखिए शुरू देखिए, जब सिंपल मॉर्गेज है तो लैंड वाज नॉट इन क्वेश्चन, वो आइडेंटिटी से क्या मतलब है और उसका नाप से क्या मतलब है? जब डिस्प्यूट आता, सुफ्रक्ची मॉर्गेज का पोजीशन का रहता था तो सब थ्रू आउट गलत हुआ, बेसिक चीज़ नहीं समझने से, कोई ज़रूरत नहीं था। तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, तुरंत कंप्रोमाइज एक्सेप्ट कीजिए, दोनों का स्टेटमेंट ले लीजिए। कंप्रोमाइज में आजकल क्या देखना है?
एकदम कर सकता है, ऑन बिहाफ का सवाल नहीं। आप बेसिक चीज समझिए। अब माइक आपका काम नहीं कर रहा, देखिए स्विच ठीक दीजिए चेक कीजिए जरा माइक। हाँ तो आ रहा है भाई, बोलिए। हाँ बोलिए। जो ओरिजिनल प्लेंटिफ तो उसमें जो सेकंड प्लेंटिफ थे सिर्फ वही आ रहे थे, और जो डिफेंडेंट था वो एक बार आया, फिर मुझे समझ गए। नहीं है, आप जो करना चाहें कर। तो इसको तो हम कई बार रिपीट कर चुके, कई उदाहरण से, कि अगर प्लेंटिफ 1 है, प्लेंटिफ 2 है, प्लेंटिफ 3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ फ्रॉड एंड कॉलूजन का है वहाँ पर सावधानी बरतना है। जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, ओरिजिनल मॉर्गेजर ने अपना इंटरेस्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो राइट ऑफ रिडेम्पशन, राइट ऑफ रिडेम्पशन को किया, कि पूरा प्रॉपर्टी को ही कर दिया। राइट ऑफ रिडेम्पशन, दोनों देखिए, दोनों में फर्क है। इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। राइट ऑफ रिडेम्पशन सेल आउट, हाँ तो राइट, ये आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये राइट ऑफ रिडम्पशन जो है ये भी डिस्पोज ऑफ हो सकता है। इसको लोग गांव देहात में या पुराने कातिब लोग लिखते हैं दर इजारा। दर इजारा, इजारा के बाद इजारा कर दिया। तो दो तरह से लोग लिखते हैं। इजारा का जो राइट ऑफ रिडम्पशन है, इजारा छुड़ाने का अधिकार, रेहन छुड़ाने का जो अधिकार है, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ रिडम्पशन। तो राइट ऑफ रिडम्पशन को वो हक रेहन उसको बोलते हैं। हक रेहन, बैनामा, हक रेहन का बै, यानी कि राइट ऑफ रिडेम्पशन का भी सेल होता है। तो दो तरह से ट्रांसफर होता है, या तो इजारा करने वाला फिर इजारा कर दे, जिसको बोलते हैं दर इजारा। तो दर इजारा दोनों तरह से होता है। जो मॉर्गेजी है वो अपना मॉर्गेजी वाला राइट को भी दूसरे को दे देता है, उससे पैसा लेकर के दे दिया। लेकिन वो जो है मॉर्गेजर, वो जो इजारा करेगा वो सेकंड इजारा हो जाएगा। क्योंकि पहला इजारा में जो चार्ज क्रिएट हो गया प्रॉपर्टी पर, वो स्टैंड करेगा, वो खत्म नहीं होगा। उसके बाद दूसरा भी हो सकता है, तीसरा। सपोज कर लिए कि बिल्डिंग है 1 करोड़ का, हमने 1 लाख रुपया में एक व्यक्ति को इजारा कर दिया। 10 दिन के बाद दूसरा व्यक्ति से इसी बिल्डिंग पर 2 लाख रुपया ले लिया, उसको इजारा। एक ही बिल्डिंग 4 आदमी को इजारा हो सकता है, सेपरेट सेपरेट टाइम में या एट ए टाइम। सबका चार्ज उस पर क्रिएट हो जाएगा। तो आपका तो बहुत सिंपल मैटर है, राइट ऑफ रिडम्पशन बिक जाए या प्रॉपर्टी बिक जाए। मॉर्गेजर यानी कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज राइट टू मॉर्गेज द प्रॉपर्टी। तो ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया कुछ रुपया लेकर के, इट इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट फॉर लिमिटेड पर्पस। मॉर्गेज इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो वो रुपया वापस कर देगा तो इजारा छूट जाना कहता है, जिसको कहते हैं रिडीम हो जाना। अगर रुपया नहीं वापस कर रहा है और स्टिपुलेटेड पीरियड एक्सपायर कर गया तो वो क्या करेगा? तो वो छुड़ाने की प्रक्रिया है। सबसे पहले 83 TP एक्ट, नोट कर लीजिए, 83 TP एक्ट में वो फाइल करेगा पिटीशन और परमिशन लेगा कोर्ट से। पिटीशन में लिखेगा कि हमने टेंडर किया मॉर्गेज मनी, स्टिपुलेटेड पीरियड मॉर्गेज अमुक तिथि का है, उसके आधार पर हमने इनको टेंडर किया, इन्होंने मॉर्गेज अमाउंट लेने से और इजारा वापस करने से इनकार किया, इसलिए हमको अनुमति दिया जाए कि हम यहाँ पर कोर्ट में मॉर्गेज मनी जमा करें। वो प्रावधान स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 83 TP एक्ट। तो एवरी सूट फॉर रिडम्पशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन, मिसलेनियस सूट नहीं, इट इज मिसलेनियस केस बाय वर्च्यू ऑफ सिविल कोर्ट रूल्स 459। रूल 459 सिविल कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है। सब क्लाउज 1 में जितना है, रोमन में 1, 2, 3 वो CPC के अंतर्गत है। सब क्लाउज 2 जो है उस रूल का, उसमें स्पेशल एक्ट के तहत कौन सा एप्लीकेशन होगा, उसी में है प्रीएम्पशन वाला सेक्शन 22 सक्सेशन एक्ट, जो प्रीएम्पशन का होता है वो भी एप्लीकेशन होता है। तो 83 TP एक्ट का वो एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन शैल बी रजिस्टर्ड एज ए मिसलेनियस केस, और उसका लिमिटेड पर्पस है, उसका लिमिटेड पर्पस है सिर्फ अपोजिट पार्टी यानी कि मॉर्गेजी को नोटिस जाएगा, कोर्ट परमिट करेगा, रुपया चालान से जमा होगा, कोर्ट के ट्रेजरी में जमा रहेगा, अदर साइड यानी कि मॉर्गेजी को नोटिस जाएगा, मॉर्गेजी को अधिकार है आ करके रुपया ले सकता है। लेकिन कंडीशन प्रेसिडेंट है कि रुपया लेने के पहले उसको मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। अगर पजेसरी मॉर्गेज है यानी कि सुरक्षित मॉर्गेज है,
तो उसको ये कहना पड़ेगा कि हम कब्जा इनको दे दिए हैं, या बाई रजिस्टर्ड रिसीट पोजेसन हैज़ टू बी डिलीवर्ड। एक पोजेसन ट्रांसफ़र करने का एक उसको छोटा सा डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन। पोजेसन ट्रांसफ़र पोजेसन का रजिस्ट्री ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, नॉमिनल चार्ज लगता है, वहाँ पर जा कर के वो रजिस्टर करेगा, और रजिस्टर करने के बाद कोर्ट में ला के देगा, तब कोर्ट अलाउ करेगा कि आप पैसा ले लीजिए। तो ये प्रोसीजर है। बहुत से लोग अच्छे अच्छे वकील, और इवन हम हाई कोर्ट में एक केस में लॉकडाउन के पहले लगभग 2 साल, मैंने 4 साल 5 साल पहले की बात है, एक बेंच में यही बहस हो रहा था, हमारा केस पीछे था, हम बैठे हुए थे। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज टू हियर द काउंसिल ऑफ बोथ दी पार्टी। दोनों सीनियर लॉयर थे, बुजुर्ग थे, और दोनों पार्टी बहस कर रहे थे कि हुजूर ये मॉर्गेज तो हो गया, हमारा रिडम्पशन का डिग्री हो गया। 83 TP एक्ट में ऑर्डर जो पास होता है उसमें भी ये डायरेक्शन होता है मॉर्गेजी को, आपका तो कंप्रोमाइज भी हम समझा देते हैं क्या ऑर्डर कीजिएगा। अगर कंटेस्टेड भी होता है तो उसमें रुपया जमा होता है, तो डायरेक्शन होता है मॉर्गेजी को कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिसीट पोजेसन का दाखिल करें या पोजेसन डिलीवर करें, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर दाखिल करें कोर्ट में, और कोर्ट में जो रुपया जमा है वो आप ले जाएं। तो एक तरह से वो रिडीम हो गया। टोटल इफेक्ट क्या हुआ? सम टोटल इफेक्ट ऑफ दिस मिसलेनियस प्रोसीडिंग क्या हुआ कि मॉर्गेजर आया, और मॉर्गेजर ने परमिशन कोर्ट से लिया कि हमको रुपया जमा करने का आदेश दिया जाए। उसके लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना दिया गया 83 TP एक्ट, उसी में उसका एप्लीकेशन आया। रूल्स प्रिस्क्राइब करता है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन में रजिस्टर कीजिए, मिसलेनियस में हो गया, कोर्ट ने परमिट किया, चालान पास हो गया, चालान से रुपया जमा हो गया ट्रेजरी में। अपोजिट पार्टी यानी कि मॉर्गेजी को नोटिस चला गया, मॉर्गेजी ने कंटेस्ट नहीं करना चाहा, किसी भी ग्राउंड से रुपया लेना चाहा, तो लेने के लिए उसको मॉर्गेज डीड जमा करना पड़ेगा, पोजेसन डिलीवर करना पड़ेगा। ऑन एफिडेविट भी लिख के दे सकता है एप्लीकेशन में कि हम इनको पोजेसन दे दिए हैं, तब उसको कोर्ट परमिट करेगा कि आप रुपया ले जाइए, तो चैप्टर इज क्लोज। तब रिडेम्पशन सूट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। आप बता रहे हैं, एक बात समझ लीजिए तो आगे बता रहे हैं। तो इसको ही लोग समझ जाते हैं मॉर्गेज रिडेम्पशन। ये रिडेम्पशन का डिग्री नहीं है, ये रिडेम्पशन का सूट नहीं है, इट इज ए प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर फाइलिंग ए रिडेम्पशन सूट। अब हाई कोर्ट में ही बात हो रहा था, एक वकील साहब कह रहे थे हुजूर हमको तो मॉर्गेज का डिग्री हो गया, रिडेम्पशन का डिग्री हो गया, आज डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, और उनका कुछ इसी तरह से कंटेंशन था, एंड द मैटर वाज बीइंग कन्वर्स्ड फॉर लास्ट 1 आवर। हम फेडअप हो गए, अब हमको बीच में इंटरवीन करना उचित नहीं लगा। हाई कोर्ट थोड़ा इसको अच्छा नहीं समझता है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी लॉयर कुछ, अनलेस की कोर्ट वांट्स सम क्वेरी एज ए एमिकस क्यूरे। कभी कभी लोग पूछ देते हैं, बीच में एक बार ऐसा हुआ था, एक बार हमने पॉइंट आउट कर दिया था जज साहब को, तो एक वकील साहब के अगेंस्ट में ऑर्डर हो गया हमारे बताने के बाद, और बाहर जब निकले तो वकील साहब थोड़ा रुष्ट नजर आए, कहें कि सर अगर आप नहीं बोलते तो हम तो अभी जीत जाते, जज साहब वो पॉइंट नहीं पकड़े थे, आप बता दिए। तो ये सब होता है, ये सब ठीक नहीं होता। तो ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन आपके यहाँ भी आ सकता है जब हाई कोर्ट तक आता है। वो रिडेम्पशन सूट नहीं हुआ, रिडेम्पशन का जब वो नहीं लेगा, जब मॉर्गेज डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल नहीं करेगा, वो रुपया नहीं लेगा, या आ करके वो ऑब्जेक्शन कर देगा कि इसका पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, ये डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, ऐसा है वो ऐसा है, कुछ भी प्ली ले सकता है, रॉन्ग या राइट, ही इज एट लिबर्टी टू टेक एनी प्ली जस्ट लाइक एनी अदर लिटिगेशन। तब वहाँ पर वो क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या तो वो आके ऑब्जेक्शन कर देगा तो क्लोज हो जाएगा, या नोटिस सर्व हो गया वो आया ही नहीं तो वो क्लोज हो जाएगा। 83 TP एक्ट का मिसलेनियस केस इस आशय के साथ क्लोज होगा कि नोटिस का तामला हो चुका है, विपक्षी ने कोई आवेदन नहीं दिया है, इसलिए इसकी कार्रवाई समाप्त की जाती है, रुपया वैसा ही जमा रहे। तब जब रिडेम्पशन सूट इसके बाद आएगा तब टाइटल मॉर्गेज सूट कहलाता है। और टाइटल मॉर्गेज सूट जब फाइल करेगा तो उसमें एक पारा में उसको लिखना पड़ेगा कि हमने दिनांक इतना इतना को उनको ऑफर किया था, टेंडर किया था, नहीं लिए, उसके बाद हम दिनांक इतना को कोर्ट में मिसलेनियस एप्लीकेशन डाले, दिनांक इतना को कोर्ट के आदेश से हमने मॉर्गेज अमाउंट कोर्ट में जमा कर दिया है,
अब हमको रिडेम्पशन के लिए डिक्री दिया जाए, ये स्टेटमेंट रहना चाहिए। जैसे 80 CPC का नोटिस देते हैं तो प्लेंट में एक पारा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, प्लेंटिफ लिखता है, अगर नहीं लिखता है तो इनहेरेंट लैकुना है, उसके ग्राउंड पर प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है या डिसमिस हो सकता है सूट, तो उसमें स्टेटमेंट देना चाहिए। तो अब आप आइए अपना प्रॉब्लम पर। मॉर्गेज भी अंदर में सब लोग समझ गए, एक छोटा प्रोसीजर भी समझ गए। अब कॉम्प्रोमाइज़ के कंटेक्स्ट में देखिए कि कॉम्प्रोमाइज़ से पहला प्रिंसिपल है कॉम्प्रोमाइज़ का कि जो डिस्प्यूट आपके सामने है वो कंप्लीटली समाप्त हो रहा है कि नहीं। एक एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कंप्लीटली समाप्त हो रहा है और कोई कॉल्यूजन एंड फ्रॉड नहीं है तो उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। अब कॉल्यूजन और फ्रॉड नहीं है, इसके लिए आपको प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट का सिग्नेचर है कि नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं, अगर उसका LTI है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन है कि नहीं, दोनों पार्टी के लॉयर का दस्तखत है कि नहीं, उस पर सिजदार का प्रॉपर रिपोर्ट मांग लीजिए। उसके बावजूद ही दोनों पार्टी के, अगर बहुत ज़्यादा पार्टी हैं तो या तो सभी पार्टी को एग्जामिन कीजिए ऑन ओथ, खास करके लेडीज़ और इलिटरेट पर्सन अगर हैं तो उसको ज़रूर एग्जामिन कीजिए, और सेटिस्फाइड होने के बाद कि हाँ इसमें कोई फ्रॉड धोखाधड़ी का कुछ नहीं लगता है और सब वॉलेंटरली आया है, बोनाफाइडली किया है, तब आप एक्सेप्ट कीजिए। जहाँ पर माइनर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहाँ पर कोर्ट को स्पेशल प्रिकॉशन लेना है, और माइनर का कॉम्प्रोमाइज़ जब तक के नहीं एक्सेप्ट होगा, जब तक कि माइनर, वो प्रावधान उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर 23 में, माइनर के बिहाफ में जो माइनर का एडवोकेट है गार्जियन एड लाइटम, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ में दस्तखत करना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा, वो इनहेरेंट लैकुना है। सुप्रीम कोर्ट तक जाके वो आपका जजमेंट डिग्री सेटिस्फाइड हो जाएगा। इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाद में मुंसिफ कोर्ट में सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप जान लीजिए मुंसिफ को कितना पावर है। सुप्रीम कोर्ट के डिग्री को मैंने मुंसिफ कोर्ट में सेटिस्फाइड करवाया है 1975 में, यही फ्रॉड के ग्राउंड पर। जब सूट आया तो मुंशी साहब घबरा गए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। वो हमारा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, हाई कोर्ट में मैटर आया, हाई कोर्ट से फिर अलाउ हुआ। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट का फ्रॉड के ग्राउंड पर, फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग, और अब बहुत सारा जजमेंट अब सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। और जिस कोर्ट में फ्रॉड हुआ है उसी कोर्ट में वो दरखास्त देने से डिग्री भी रिकॉल हो सकता है, जजमेंट भी रिकॉल हो सकता है, ऑर्डर भी रिकॉल हो सकता है। लगातार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो कॉम्प्रोमाइज़ में बहुत कंसस रहना। माइनर अगर है तो माइनर के बिहाफ में जो माइनर का एडवोकेट है, अगर माइनर का नेचुरल गार्जियन वकालतनामा के साथ अपीयर नहीं हुआ है तब गार्जियन बहाल करने की आवश्यकता है। सुन लीजिए तब बाद में सवाल कीजिएगा। गार्जियन बहाल करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब नेचुरल गार्जियन अपीयर नहीं करता है। जनरली क्या होता है, जो प्रैक्टिस में देखते हैं कि 4 डिफेंडेंट है, 3 मेजर है, 1 माइनर है। तो प्लेंटिफ जब पार्टी बनाता है तो लिख देता है सो एंड सो माइनर सन ऑफ सो एंड सो अंडर द गार्जियनशिप ऑफ सो एंड सो। तो नेचुरल गार्जियन है, वो चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डिफेंडेंट बाय वे ऑफ स्ट्रैटेजी या और कोई ऑब्लिक मोटिव से या इग्नोरेंस से वो अपना वकालतनामा देता है। माइनर के बिहाफ में वकालतनामा नहीं देता। माइनर के बिहाफ में भी दे सकता है, सेल्फ एंड एज गार्जियन ऑफ सो एंड सो, वो अधिकार है, लेकिन नहीं देता है। तब ये कोर्ट को देखना है, वो तो इनिशियल स्टेज की बात है कि इसमें माइनर रिप्रेजेंटेड है कि नहीं। तो वकालतनामा एग्जामिन कीजिएगा। वकालतनामा एग्जामिन करने के बाद अगर देखिएगा कि उसमें सेल्फ एंड एज गार्जियन ऑफ सो एंड सो माइनर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनर इज अनरिप्रेजेंटेड, तो उसी स्टेज में प्लेंटिफ को डायरेक्शन दीजिएगा कि गार्जियन एड लाइटम के बहाली के लिए आप स्टेप लीजिए। वो एप्लीकेशन देगा, उस पर आदेश होगा, जो प्रिस्क्राइब्ड रिम्यूनरेशन है GL का वो जमा करेगा। किसी लोकल एडवोकेट को वो दिया जाता है प्लेंट की कॉपी, और उनको डायरेक्शन रहता है सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी, जिसको सम्मन मुसन्ना बोलते हैं, जाएगा, वो जवाब देंगे, वो रिटन स्टेटमेंट देंगे। अगर ऐसा केस है जिसमें माइनर रिप्रेजेंटेड थ्रू GL है या माइनर रिप्रेजेंटेड थ्रू नेचुरल गार्जियन है, इस तरह का अगर केस है, तो दोनों केसेज में एक सर्टिफिकेट कॉम्प्रोमाइज़ के अतिरिक्त एक देना पड़ेगा कि दिस कॉम्प्रोमाइज़ इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर।
अगर नेचुरल गार्जियन है तो वो सर्टिफिकेट देगा, और अगर जीएल है तो जीएल एक अलग से सर्टिफिकेट देगा। तो यही सब प्रिकॉशन रखना है। तो कंप्लीट जहाँ पर समाप्त हो रहा है डिस्प्यूट कॉम्प्रोमाइज से, वो फर्स्ट कैटेगरी का हुआ। सेकेंड कैटेगरी में हुआ कि ऐसा है कि कोई उसमें प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में कोई रिलीफ नहीं, या कोई ऐसा डिफेंडेंट है जो कंटेस्ट किया ही नहीं है, एक्स पार्टी हो गया है, उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी चला रहा है, तो सेकेंड स्टेज में है वो कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ऑर्डर जब ड्रॉ कीजिएगा तो उसमें लिखिएगा कि लोगों ने कंटेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो लोग सेक्रेटरी नहीं है, और चूंकि उन लोग के अगेंस्ट में एक्स पार्टी चला रहा है, तो लास्ट में होगा कि सूट इज डिक्रीड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड एक्स पार्टी अगेंस्ट सो एंड सो डिफेंडेंट हु हैज नॉट टर्न्ड अप, तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई मैटर पर पार्टली कंटेस्ट होता है तो कॉम्प्रोमाइज से सूट पार्टली डिक्रीड हो सकता है, पार्टली कंटेस्टेड भी हो सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर इशू पर कंटेस्ट हुआ तो कंटेस्ट के आधार पर डिग्री होगी, और बाकी कॉम्प्रोमाइज के आधार पर होगी। अब इतना डिस्कशन के बाद जो आपका मैटर है उस हिसाब से बहुत सिंपल है। और ओरिजिनल मॉर्गेजर ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो प्लेंटिफ बन गया, वो प्लेंटिफ ने भी ड्यूरिंग पेंडेंसी दूसरे मॉर्गेजर को दे दिया, दोनों मॉर्गेजर कोर्ट में पार्टी है, डिफेंडेंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया इन स्पाइट ऑफ द रिमांड ऑर्डर रिगार्डिंग द एसकेपीसी, उसके एसपीसी का कोई ज़रूरत ही नहीं था, तो उसको ऑर्डर शीट में लाइएगा कि अब कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये मॉर्गेज ट्रांजैक्शन में सिर्फ पेमेंट ऑफ मनी का सवाल है। उन्होंने कहा है कि हमने रुपया ले लिया, इन्होंने कहा ठीक है, प्रॉपर्टी सिंपल मॉर्गेज है, शुरू से हमारे ही कब्जा में, हमको मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट इन्होंने वापस कर दिया है, तो इसलिए ये compromise is accepted, let this compromise be made part of the final mortgage degree, वो फाइनल डिग्री होगा, समझ लीजिए। और यहीं पर ये भी समझ लीजिए, फाइनल डिग्री और प्रिलिमिनरी डिग्री का अंतर समझ लीजिए। आप बता सकते हैं, माइक आपके पास है ना, आप बोलिए क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजनाथ। ब्रिजनाथ, आप बोलिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल डिग्री एंड प्रिलिमिनरी डिग्री, एक लाइन में बताइए। अविनाश जी आप बताइए, दीजिए इधर में। ही अपीयर्स टू बी सीनियर मोस्ट ऑफिसर अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। What is difference in one line, I want to know. Now let him say, Mr. Avinash. प्रिलिमिनरी डिग्री में पार्टी का जो रिलीफ रहता है, राइट डिसाइड हो जाता है, राइट को डिसाइड कर दिए कि पार्टीशन सूट में 1/3 शेयर है, तो एक इशू समाप्त हो गया कि 1/3 शेयर का अब आगे डिस्प्यूट नहीं, और उसका फाइनल एडजुडिकेशन फाइनल डिग्री में उसका इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए फाइनल डिग्री चलता है। ये तो आप बता रहे हैं प्रोसीजर्स, यू आर करेक्ट, वॉट एवर यू स्टेटेड इज ट्रू एंड करेक्ट। इंटेलिजेंट, आई एक्सपेक्ट इंटेलिजेंट आंसर फ्रॉम यू। अब बोलिए इधर से कौन बोल रहे थे, दीजिए माइक इधर। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ पर हैं आप? गया, ठीक है, बोलिए। पार्टी ने प्रिलिमिनरी डिग्री को ऑब्जेक्ट नहीं किया है, ही स्टॉप ऑन डिस्प्यूटिंग द क्रेडिटर्स इन फाइनली, ये दोनों में जैसे नहीं, देखिए वो तो दूसरा चीज, प्रोसीजर लॉ बता दिए, वो सेक्शन 96 सीपीसी का सब क्लॉज 3 आप बता रहे हैं। व्हाट यू हैव स्टेटेड इज मेंशन्ड इन सेक्शन 96 सब क्लॉज 3। हाँ बोलिए, आप पहले भी एक सवाल पूछ रहे थे, वो भी पूछ रहे, दोनों एक साथ। पहला वाला पूछ लीजिए पहले। अभी कहाँ हैं? तो आप बड़ा जगह पे चले गए। हाँ ठीक है, वकील वगैरह साइन पहचान कर दिया, 10 साल कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, और
लिखते रहे यस नाम लिखते रहे, ये जो ऑर्डर पास हुआ है गलत हुआ है, जो डिक्री में गलत हुआ है, ये तो से डिसाइड कर देगा। इसमें हम साइटेशन ये सूट आपके यहाँ पेंडिंग है, अभी एडमिशन स्टेज में है, तो एडमिशन तो हो ही जाएगा, एडमिशन में क्या दिक्कत है। और ये भी लगाए थे कि जो पीओ है तो वो तो बाद में नहीं देखा जाएगा। वंस अगर आपके कोर्ट में एक पार्टी दरखास्त दे देता है कि हमको जज साहब पर विश्वास नहीं है, मुंशी साहब पर विश्वास नहीं है, खिलाफ पार्टी से मिले हुए हैं, तो आप क्या कहिए कि हाँ हम ही करेंगे, हम ईमानदार हैं, हमारे ये गलत दिया। आप सीधे लिख दीजिएगा कि इसको मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हमको कोई इससे मतलब लेना देना नहीं, इसका आरोप गलत है और हम अब इसको नहीं करना चाहते, ये ना है। तो एडमिशन में वो तो अभी बोल रहा है रॉन्ग या राइट, तो मेरिट पर एडमिशन के स्टेज में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं देखना है, खास करके फ्रॉड के केस में। वंस ए फ्रॉड हैज बीन अलेज्ड इट हैज़ टू बी एडमिटेड। पीओ के एलिगेशन आ रहा है उसके उससे क्या मतलब, पीओ पर एलिगेशन नहीं ला सकता क्या? पीओ भगवान पर जब आता है तो पीओ इज एबव ऑल, किसी पर आ सकता है। आप अपना ऐसा व्यवहार कीजिए कि नहीं आवे, किसी पर आ सकता है। साइटेशन का क्या जरूरत है? साइटेशन तो 1000 है, साइटेशन के चक्कर में रहिए तो कुछ नहीं। हम बताते हैं बेसिक चीज़, साइटेशन के चक्कर में जब पूछना रहेगा। यूट्यूब मेरा देखते हैं आप लोग? हाँ तो आप यूट्यूब में सॉल्यूशन देखिएगा। आज जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो हाथ उठाइए। बहुत लोग ने किया, अभी आप लोग कीजिए। अभी हम चेक करेंगे कि कितना सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। आज सुनिए, आप ही लोग के रिक्वेस्ट पर ये चैनल स्टार्ट किया है, आप ही लोग स्टार्ट करो। आप मतलब मुंसिफ नहीं, ADJ लोग करवाए थे। आप इसका क्या गौरव, आप तो पूरा देखते हैं। हाँ 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 हाँ, अभी तो चल रहा है, तो शाम में आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसका नहीं चेक करते हैं अब वो वाला। यहाँ जो होता है मेरा तो हजारों लेक्चर है, यहाँ एक भी हमको नहीं मिलता है। एक ही लेक्चर हमको मिला बहुत मुश्किल से, गुप्ता जी दिए थे आपके। हम खुद आकर के अपना जूनियर को, तो आइडिया हमको है नहीं, ये सब लॉकडाउन में हम कुछ कुछ सीखे हैं, आप ही लोग बताए हैं तब सीखे हैं। हम व्हाट्सएप भी खोलना नहीं जानते तो बता देते हैं, हम आउटडेटेड आदमी हैं। पास हो गया, कोई शुक्र नहीं बचा है तो फाइनल डिग्री हो गया, और जो बच गया है अभी तो देखिए, सबसे बढ़िया और सटीक जवाब, वेरी गुड। हाँ, सबसे बढ़िया सटीक, यही हम सुनना चाहते थे। बेसिक डिफरेंस समझिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए। आप वो तो एक्सप्लेनेशन हुआ। देखिए, बेसिक डिफरेंस यही है। आपके साथ अभी एक क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक केस आया था। आप लोग को इतना आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं है। कम से कम 50 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें से हाई कोर्ट तक ने गलती किया कि प्रिलिमिनरी डिग्री है कि फाइनल डिग्री है। आप सोच सकते हैं ऐसा। अभी यहाँ पर एक ऑफिसर हैं, थे पटना सिटी में, ADJ, अब ट्रांसफ़र होके चले गए बक्सर, बल्कि कल ही हमसे उनसे बात हुई थी। उनको 3 बार हम बताए थे, उसके बावजूद भी नहीं समझ सके। वो घर पर भी आए थे, ही पास ए रॉन्ग ऑर्डर। संयोग से वो अपील करने के लिए मेरे पास ही क्लाइंट आया। हम उनको बताए थे और जजमेंट लिखाए थे, ही कुड नॉट फॉलो। तो उसका सेकंड अपील हमने हाई कोर्ट में फाइल किया। उसमें यही था, एक जजमेंट, ये एक डिग्री थी कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर। वो क्या, एक कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री, तो हमने बहस किया था। ये सब साहू जी शुरू जज बन के गए थे एलिवेट होकर के, उनको नहीं समझ में आया। 1951 पटना दिए थे, तब जा करके वो समझे। वो कहते थे कि नहीं तो फाइनल डिग्री, हम कहते थे कि प्रिलिमिनरी डिग्री है। तो इसीलिए वो लिटमस टेस्ट है। उन्होंने बोला, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। देखिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। हम यही जानना चाहते थे अविनाश जी। अविनाश जी समझते हैं। देखिए,